नमस्कार दोस्तों। वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी जब मैं अपने घर के आंगन में खड़ी थी। उस दिन मैंने एक सफेद नाइटी पहनी थी। बारिश की बूंदें मेरे बालों पर गिर रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपनी खूबसूरती का सबसे प्राकृतिक रूप दिखा रही हूँ। अचानक दरवाजे की बेल बजी और जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ मेरे दामाद जी खड़े थे। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, आज तो कयामत लग रही हो। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई क्योंकि उस दिन मेरे पति और मेरे बीच कुछ अनबन चल रही थी। मैं उनसे खुश रहना चाहती थी, लेकिन वे मुझे वह संतुष्टि नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने उनके लिए उनका कमरा सजाया था और रात को जब मेरे पति के बजाय मेरे दामाद जी वहां आए तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे उम्र के हिसाब से दो चीजें पता हैं और वो हैं आपकी खूबसूरती और आपका दिल। फिर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया और कमरे में सजाए गए फूलों के मुरझाने तक उन्होंने मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। आज जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे पति होंगे, लेकिन वहां मेरे दामाद जी खड़े थे। मैं शॉर्ट नाइटी ड्रेस में थी और मुझे बहुत शर्म आई। मैंने यह सोचकर अपनी बेहतरीन तस्वीर बनाई थी कि मेरे पति मुझे देखेंगे, लेकिन दामाद जी ने दरवाजे पर आकर मेरे पति के लिए बनाई गई खाने की थाली उठा ली थी। उन्होंने मुझे एक अलग नजर से देखा। मैं जल्दी से अपने कमरे में भागी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सासू माँ, कहाँ जा रही हो? मुझे पानी दोगी? मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैं तुरंत कमरे में चली गई। मैंने दामाद जी से कहा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर मैंने अपनी साड़ी पहनी और उन्हें चाय और पानी दिया। वे अब भी मुझे वही नजरों से देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आज कोई खास बात है क्या? शायद मैंने गलत समय पर आ गया हूँ। मैंने कहा, कुछ बात नहीं, सब ठीक है। दामाद जी, सच कहूँ तो मुझे दरवाजे पर आपके ससुर के आने की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव। इस बात से मैं भी खुश थी क्योंकि उन्होंने घर की सारी बातें देख ली थीं, तो मुझे उन्हें बताने में कोई बुराई नहीं थी। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने उनके ससुर के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था, क्योंकि वे अपने काम के कारण घर पर ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ अलग किया जाए। पति पत्नी की रुचियों को ध्यान में रखते हुए हमें बीच बीच में सरप्राइज प्लान करना चाहिए। आज मैंने इंटरनेट पर एक नया आइडिया देखा और उसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन तुम समय पर आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं अपने दामाद से बात कर रही थी कि तभी अचानक मेरे पति मोहित घर आ गए। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वह 1 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन वह देर से आया। अगर वह समय पर आता तो मैं दामाद जी को दरवाजे से ही वापस भेज सकती थी। घर आते ही मेरे पति ने दामाद जी को गले लगा लिया और मुझे देखा भी नहीं। मुझे गुस्सा आया क्योंकि उसने उसी समय वादा किया था। हॉल में बैठकर मैं सोच रही थी कि दामाद जी भी मेरी बगल में बैठे हैं और मेरा ध्यान उनकी ओर से हट गया था। तभी दामाद जी ने मुझे अचानक अपने हाथों में लिया, जिससे मैं चौंक गई क्योंकि मैं अभी भी अपने विचारों में खोई हुई थी। दामाद जी ने देखा कि मैं घबराई हुई हूँ और पूछा, आप यहाँ अकेले बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हो? मैंने उनका हाथ पकड़ा और सीधे अपने कमरे की ओर ले गई, जहाँ मैंने बिस्तर सजाया हुआ था। दामाद जी ने बिस्तर की तारीफ की और कहा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा वह मुझे समझ नहीं पा रहे थे। गुस्से में मैं कमरे से बाहर निकल आई और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। दामाद जी बोले, आपके चेहरे से मुझे सब कुछ समझ आ गया है। आपकी पसंद गलत निकली। वे मोहित के बारे में बात करते हुए बोले, ससुर जी का भाग्य अच्छा है कि उन्हें आप जैसी पत्नी मिली है। दामाद जी ने मेरी सुंदरता की तारीफ की, जिससे मेरा गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की और उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अपनी समस्याओं को उनके साथ साझा कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके लिए। उनकी बात सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मैं अपने कमरे में वापस चली गई। अब मैं मोहित की ओर पीठ करके सो गई थी। अगले दिन मोहित ने जैसे हर दिन की तरह अपना खाना लिया और काम पर निकल गए। दामाद जी अभी भी घर पर थे। उन्होंने बताया कि उन्हें 9 बजे ऑफिस जाना है। दामाद जी 25 साल के थे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी यह मान सकता था कि वह बहुत हैंडसम और फिट दिखते थे। वह नहाकर तैयार होकर बाहर आए,
लेकिन उन्होंने केवल तौलिया लपेट रखा था। उन्हें देखकर मुझे उनकी देखभाल का ध्यान आया। दामाद जी ने सीधे किचन में जाकर अपने व्यवस्थित तरीके से तैयारियां शुरू की। मैं उन्हें देखकर कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनकी देखभाल देख मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद दामाद जी पूरे कपड़े पहनकर वापस आए। जब उन्होंने घर लौटकर मुझसे मुलाकात की तो मैंने उनसे कहा कि मुझे घर के कामों में मदद चाहिए। उनके साथ होने से मुझे घर का माहौल भरा हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई अपना है। उस दिन दामाद जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक नया आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर के बारे में बताया। वे कहने लगे, सासू जी, कल मैंने जल्दी आकर आपका प्लान बताया था। आज रात मैं थोड़ा देर से घर आऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर से खाना खा लूंगा। आप और ससुर जी अपना समय बिता सकते हो। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दामाद जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर को रोमांटिक बनाने के कुछ तरीके भी बताए। इसी बीच मैंने मोहित को फोन किया, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज भी भेजा, जिसमें उसने बस ओके लिखकर जवाब दिया। शाम को मैंने सारी तैयारियां की, लेकिन मोहित ने दिन भर मुझसे कोई बात नहीं की थी। फिर भी जब वह जल्दी घर लौटकर मुझे देखा तो मुझे थोड़ा थका हुआ महसूस हुआ। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीजों के लिए मैंने उसे कोई दबाव नहीं डाला, क्योंकि वह पहले ही थका हुआ लग रहा था। और वैसे भी वह मेरा पति था। उससे जबरदस्ती करना या किसी भी चीज की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस दिन मोहित के साथ समय बिताने का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए जब मैंने उसे थका हुआ देखा तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसे शांतिपूर्वक कमरे में सोने दिया और जब वह सो गया तो मैं किचन की सफाई करने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। किचन में काम करते करते मैं नीला गाउन पहने हुए थी और रात के 11 बजे थे। दामाद जी अब तक घर नहीं आए थे और मैं उन्हें फोन करने का सोच ही रही थी। तभी घर का दरवाजा खुला और वे अंदर आ गए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे खाना खा चुके हैं। कुछ देर बाद वे अपने कमरे में चले गए और फिर मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन बिता करते थे। दामाद जी का ऑफिस का समय 9 बजे से 4 बजे तक था और वे सुबह से शाम तक काम में मेरी मदद करते थे। जिस तरह से वे मेरी मदद करते थे, वैसा कभी मेरे पति ने नहीं किया था। मेरी बेटी का दामाद जी से शादी करना बहुत बड़ी किस्मत की बात थी, इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि वे हर चीज में परफेक्ट थे। एक दिन रात को मैं हमारे कमरे में मोहित के कपड़े देख रही थी और उसकी कुछ शर्ट धोने के लिए निकाल रही थी। तभी मुझे उसकी पैंट की जेब से एक दिल्ली का टिकट मिला। मैंने उससे पूछा, यह तुम्हारा कौन सा महत्वपूर्ण टिकट है? उसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे दिल्ली जाना है। ऑफिस से मुझे यह टिकट मिला है। ऑफिस में पार्टी का आयोजन है और मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि मोहित मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा, पार्टी है तो हमें कब निकलना है? तो उसने जवाब दिया, हमें क्या? तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, मोहित, पार्टी के लिए तुम मुझे भी साथ ले चलो ना। मोहित ने कहा, पार्टी सिर्फ ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, यह कोई परिवार का काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। वह मुझे यह कहकर गया कि सपने देखना बंद करो, और वह ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का निर्णय लिया। इस बारे में बताते हुए उसने एक पल में मेरी खुशियों को कम कर दिया था। अगले दिन वह दिल्ली जा रहा था और 4 दिनों तक वहां रहेगा। उसने कहा कि पार्टी 3 दिन की है, लेकिन 4 दिनों तक उसे दिल्ली के ऑफिस में काम करना था। जब वह चला गया तो मैं दामाद जी के साथ घर पर अकेली थी। उसी समय दामाद जी के ऑफिस में भी पार्टी थी और उन्होंने मुझे अपने साथ अपनी ऑफिस की पार्टी में ले जाया। वही मेरे पति थे जो मुझे कहीं भी ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि दामाद जी थे जो मेरी हर इच्छा को पूरा कर रहे थे और मुझे उनकी पार्टी में बहुत अच्छा महसूस करवा रहे थे। पार्टी में वे मुझे इस तरह से घुमा रहे थे जैसे कि मैं उनकी प्रेमिका हूँ। पार्टी के शुरू होने से पहले वहाँ एक अवार्ड फंक्शन भी था, जिसमें दामाद जी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। उन्होंने अवार्ड स्वीकारते हुए मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। उस रात पार्टी से घर लौटते समय मैंने उनसे पूछा, दामाद जी, तुमने मुझे पार्टी में क्यों लिया था? तो उन्होंने मुझसे कहा, सासू जी, आप बहुत सोचती हैं। पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती, हमें अपने परिवार को भी साथ लेना चाहिए। मुझे उसका जवाब समझ में आया जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी
तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी ड्रेस का हुक नहीं खुल रहा था। उस समय घर में कोई नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं। तभी दामाद जी मेरे कमरे में आए और मेरी मदद की। उन्होंने मेरा ड्रेस का हुक खोल दिया और फिर कमरे से चले गए। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने उनसे पूछा, दामाद जी क्या हुआ? तो वे हंसते हुए बोले, एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है सासू जी, और इसी बीच आपके कमरे का एसी भी बंद हो गया है। अब रात भर मैं एसी के बिना कैसे सोऊं, यह सोच रही थी, क्योंकि घर में सिर्फ 2 ही एसी थे, एक मेरे कमरे में और एक गेस्ट रूम में जहां दामाद जी सोते थे। जब उन्हें पता चला कि मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है तो मुझे उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहने पड़ा। उस रात दामाद जी मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सोए थे और मोहित की जगह उन्होंने ले ली थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। अगले दिन दामाद जी की छुट्टी थी और घर का राशन भी खत्म हो गया था। मुझे राशन खरीदने बाहर जाना था, लेकिन मोहित ने पैसे देकर नहीं भेजा था। जब मैंने खाना बनाने का सोचा तो राशन में एक चीज थी तो दूसरी खत्म हो गई थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने मोहित को फोन किया लेकिन वह फोन नहीं उठा रहे थे। तभी दामाद जी ने मुझे रोका और कहा, अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ, इस महीने का राशन मैं भर दूंगा। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही खाएंगे। मैंने उनकी बात मान ली और तैयार होकर कुछ समय बाद हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले दामाद जी मुझे एक होटल में लेकर गए और वहाँ खाना खाया। फिर हम मॉल गए जहां उन्होंने मुझे जो भी चीज पसंद आई वह खरीद दी। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी चीजें खरीदी थीं और सारे पैसे दामाद जी ने दिए थे। मोहित हमेशा मुझे यह कहते हुए डांटते थे कि अगर मैंने राशन के अलावा कुछ ज्यादा लिया तो, लेकिन दामाद जी ने एक शब्द भी नहीं कहा और मुझे जो भी चाहिए था वह दिला दिया। उनके व्यवहार से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो। उस रात मैंने मॉल से खरीदी हुई नाइट ड्रेस पहनी थी। मुझे उस ड्रेस में देखकर दामाद जी मुझे देखते ही रह गए और बोले, सासू जी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। उस रात भी वह मेरे कमरे में सोने आए थे। आधी रात को अनजाने में मैंने अपनी जगह बदलकर उनसे सटकर सो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं उन्हें बहुत करीब पाई। मैंने तुरंत उठकर उनसे दूरी बना ली और अपने काम में व्यस्त हो गई। आज भी उन्होंने छुट्टी ली थी। नाश्ता करने के बाद मैं किचन में बर्तन धोने लगी। अचानक वह मेरे पास आ गए और मेरे पेट में चुटकी काट ली। उनके छूने से मैं हिल गई और संतुलन खो बैठी, जिससे मैं उनके ऊपर गिर पाई। किचन में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और मेरे हाथ का झाग उनके चेहरे पर लग गया। यह देखकर मैं हंस पड़ी और उन्होंने भी मुझे प्यार भरी नजरों से देखा और हंस पड़े। मैंने उनसे पूछा, तुमने चुटकी क्यों काटी? तो उन्होंने कहा, आपके पेट पर चींटी थी, उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने मेरे हाथ का झाग अपने चेहरे पर लगा लिया और हम दोनों हंसी में डूब गए। धीरे धीरे उन्होंने मुझे पीछे से गले लगा लिया और हमारे बीच की मर्यादा टूटने लगी। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता, हम दोनों दूर हो गए। उस दिन मेरे दिमाग में उनकी यादें छाई रहीं। मुझे यह महसूस हुआ कि वह मेरी परवाह करते थे, जबकि मेरे पति अक्सर मुझे नजरअंदाज करते थे। वह मेरे पति से बड़े और ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक औरत को कैसे खुश रखा जाता है और यह वह अच्छी तरह जानते थे। रात को मेरे पति के घर आने की संभावना थी, लेकिन वह 9 बजे ही आ गए। सोने से पहले मैंने एक नई नाइटी पहनी थी। जब उन्होंने वह ड्रेस देखी तो मुझसे पूछा, यह ड्रेस कहाँ से आई? मैंने उन्हें नहीं बताया कि यह ड्रेस उनके दामाद जी ने मुझे दिलाई थी। मैंने कहा, मेरे पास थोड़े पैसे थे जिनसे मैंने यह ड्रेस खरीद ली। मोहित मुझे शक भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन अब मुझे उसकी नजरों की कोई परवाह नहीं थी। जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? मेरी परवाह तो दामाद जी करते थे, जो मेरी भावनाओं का सम्मान करते थे। मुझे यह समझ में आ गया था कि वही मुझे फूल की तरह संभाल सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू उसकी देखभाल करने वाले के पास ही महकनी चाहिए,
यह मैंने समझ लिया था। उस दिन मैं मोहित से थोड़ी दूरी पर थी। अगले दिन मोहित और दामाद जी अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते वक्त मेरे दिमाग में दामाद जी का ख्याल आ रहा था। मुझे यह लग रहा था कि अगर मैं दामाद जी के पास जाती हूँ तो मैं अभिषेक को धोखा दे रही हूँ। इस ख्याल के साथ ही मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने दामाद जी और मोहित को मैसेज भेजा कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है और घर का दरवाजा खुला छोड़कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैसेज भेजने के 15 से 20 मिनट बाद दामाद जी घर आ गए। घर में आते ही वह मेरे कमरे में आए और मेरी हालत चेक करने लगे। उनके चेहरे पर मेरे लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मुझे चेक कर रहे थे। तभी मैंने हंसते हुए कहा, मजाक का समय नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। यह मैसेज पढ़कर मैं कितना घबरा गया था। आपको क्या हुआ है, मुझे ठीक से बताओ। तब मैंने दामाद जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठा लिया। मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी और मोहित की परवाह का अंतर देख रही थी। आज तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। दामाद जी ने मेरी बात समझ ली थी और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी तपस्या आज समाप्त होने वाली थी और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि कुछ ही समय में हम अपने प्यार के पलों का आनंद लेने वाले थे। लेकिन तभी मोहित कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मेरे पास आकर दामाद जी को मुझसे दूर धकेल दिया और मुझसे कहा, यह सब क्या चल रहा है? तुम अपने दामाद के साथ यह सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। जब तुम अपनी अनीता के साथ होते हो तब क्या तुम्हें एक बार भी अपनी पत्नी का ख्याल आता है? मेरी तबीयत खराब होने का मैसेज भेजने पर भी तुम घर नहीं आए। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरा और दामाद जी का एक साथ सेल्फी वाला फोटो भेजा था। मैंने तुम्हें भेजे हुए मैसेज में भी जानबूझकर लिखा था कि मैं उनके साथ रिश्ता बढ़ा रही हूँ। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तभी करना चाहिए जब तुम्हारा खुद का चरित्र साफ हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो मेरा और दामाद जी का रिश्ता भी सही है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। मोहित का नाटक अब शुरू हो गया था। तब मैंने उसे उसकी और उसकी प्रेमिका की तस्वीरें दिखाई। मुझे उसका सारा सच पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं उसके प्यार के लिए सब्र कर रही थी और उसी घर में रुकी हुई थी। मैंने उससे कहा, मोहित, तुम और कितना झूठ बोलोगे? ऑफिस का काम और मीटिंग बताकर तुम उस लड़की को बाहर शहर ले जाकर उसके साथ समय बिताते हो, उस पर कितने पैसे खर्च करते हो, लेकिन पत्नी ने एक चीज मांगी तो उसके लिए खर्च का रोना रोने लगते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर में रुकी हुई थी। तुम्हें खुश करने के लिए कभी कम सजाती तो कभी कैंडल लाइट डिनर का आयोजन करती थी। शायद मुझसे कुछ गलती हुई होगी। तुम्हें जो प्यार चाहिए था वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी और मैं खुद को दोषी मानती थी। लेकिन दामाद जी ने समय रहते मुझे तुम्हारा सारा सच बता दिया था। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को दोषी मानते हुए डिप्रेशन में चली जाती और शायद कुछ बुरा कर बैठती। उन कठिन परिस्थितियों में दामाद जी ने मुझे संभाला। हाँ, तुम हमें जिस शक की नजर से देख रहे थे वह नजर अब हटा लो। दामाद जी और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। हम सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह नाटक कर रहे थे। आज जो तुमने देखा वह भी उसी नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ? अब मोहित मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा था। मैंने अपना बैग उठाया और मायके जाने लगी, क्योंकि अब मैं और कुछ सहन नहीं कर सकती थी। एहसास हो गया था। उसने मुझे जाने से रोक लिया और मुझसे माफी मांगी। उसने वादा किया कि आज के बाद वह किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाएगा और मेरे साथ वफादार रहेगा। दामाद जी ने मेरी मदद की, इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। आज दामाद जी की मदद से मैं अपनी गृहस्थी बचा पाई। आजकल बहुत से लोग, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपना अच्छा खासा परिवार होते हुए भी बाहर प्यार में पड़ जाते हैं। यह कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति आपको आपके परिवार के सदस्यों की तरह संभाल नहीं सकता। वह सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बढ़ते मामलों की वजह से तलाक के केस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी स्त्री का तुरंत मायके जाना अपने पति को आजादी देने जैसा होता है।
इसीलिए परिस्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, चाहे पति कितना भी गलत रास्ते पर क्यों न जा रहा हो। एक पत्नी ही है जो उसे सही मार्ग पर ला सकती है, यह हर स्त्री को समझना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस पर, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं